कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। देखो इधर भाई, एक फोर्स F2 इधर की तरफ है, एक फोर्स F1 इधर की तरफ। इन दोनों का हमें सम करना है, बताइए, है ना। तो ग्राफिकल तरीका क्या था, ग्राफिकल तरीका क्या था? सर हेड टू टेल। सर हम हेड पे, इसके हेड पे टेल रखेंगे उसकी। ठीक, या तो हम F1 की टेल को F2 के हेड पर रख दें, या तो हम F2 के F1 के हेड को F2 की टेल पर रख दें। ठीक है, तो ग्राफिकल तरीका ये है कि लेटर से हमने F1 की टेल उठाई, F2 के हेड पर रख दिया। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या हो गया, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले का हेड, या आ गया इनका रिजल्टेंट फोर्स F। बोलो। यस सर। पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड, ये आ गया उनका रिजल्टेंट। ठीक है, बोलो, समझ में आई बात? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जहां तक बात है वेक्टर में लिखने की, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, क्या हम F वेक्टर को बोलेंगे F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर? नो सर। तो क्या होगा? नहीं, एक मिनट सर। F2 वेक्टर प्लस यस सर। F1। हाँ, नहीं सर, सही लिखा है। सही लिखा है ये? नहीं सर, F2 सर ऐड होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। हाँ, ट्रायंगल लॉ देखो ना यार, ऐड ही तो कर रहे थे, तभी तो ये काम किया था ये, ऐड होगा। ठीक है, वेक्टर ये दोनों का रिजल्टेंट ही है, अभी ये दोनों का रिजल्टेंट ही है, लेकिन F का जब मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी तो वो बराबर F2 माइनस F1 हो जाएगा। ठीक है, देखो, ये सर मैग्नीट्यूड नहीं है। हाँ मैग्नीट्यूड कम है इसका, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है माइनस इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है। जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो ये लिखा जाएगा, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सर हाँ, सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान से सुनो। दो वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, यहाँ भूल जाओ क्या बताया मैंने, खुद सोचो उसको। इन दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है F1 और F2 को। ठीक है, ठीक, क्या करेंगे बेटा बताओ? एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पर रख देंगे ना, है ना, बोलो। ये काम हम ये भी कर सकते थे कि क्यों ना हम इसकी टेल को इसके हेड पर रख देते हैं, ये भी कर सकते थे। F2 के हेड पे F1 की टेल रख दी तो उनका रिजल्टेंट ये आ गया F वेक्टर। रिजल्टेंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किसकी टेल को किसके ऊपर रखा है, इनका रिजल्टेंट ये आ गया F वेक्टर। बोलो, बोलो, यस सर। है ना, इनका रिजल्टेंट ये आ गया F वेक्टर। जब हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो ये बेसिकली इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब सम, रिजल्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है, सम ही होता है। ठीक, रिजल्ट का मतलब यहाँ पे सम ही होता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये फोर्स है। लेकिन वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड F2 माइनस F1 होगा। यस सर। इस बात पे बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं, अगर ये कंफ्यूजन अभी दूर जाए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर आगे दूर करना पड़ेगा बहुत सारी प्रॉब्लम करके। अब देखो उधर यही चीज हमें फॉर्मूले से भी मिल जाएगी। कौन से फॉर्मूले से? इनके बीच में कितना एंगल है, दोनों के बीच में दो एंटी 180 डिग्री है, एंगल होता तो है, 180 माइनस cos थीटा।
तो अब मैं बोलूँ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर या F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री इज -1, तो कितना आ जाएगा ये F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। ठीक, कितना हो जाएगा ये F2 माइनस F1, जो भी बड़ा हो उन दोनों में से उसी के अलॉन्ग होगा। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड किधर होगा, जितने इसमें से जो भी बड़ा हो उसी के अलॉन्ग होगा, है ना। बोलो बोलो। यस सर। इतना सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सारी बातें तो हमको पहले से ही मालूम है कि अगर एक बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स यहाँ कोई लगा रहा है, यहाँ से लगा रहा है 15 न्यूटन फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, लेकिन टुवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है 5 न्यूटन से काम नहीं चलेगा, 5 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट बोलना पड़ेगा। ठीक, अगर एक बॉडी के ऊपर यहाँ से लग रहा हो 10 न्यूटन फोर्स, यहाँ से लग रहा हो 15 न्यूटन फोर्स, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा 5 न्यूटन 5 न्यूटन towards टू राइट। राइट। बॉडी राइट पे तो जाएगी, जहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा वहाँ बॉडी जाएगी, ये बात हमको अपने एक्सपीरियंस से भी मालूम है ना। देखो इधर कई बार ऐसा होता है सवालों में कि अगर मैं बोलूँ इस बॉडी के ऊपर F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, और मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज द नेट फोर्स टूवर्ड्स राइट, तो राइट में कौन सा है, राइट में F1 है। नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट का आंसर F1 माइनस F2 होगा। F1 F2 कुछ भी होता है, हो सकता है ये F1 माइनस F2 नेगेटिव आ जाए, मतलब अगर नेगेटिव आ गया मतलब नेट फोर्स इधर की तरफ। अगर मैं आपसे बोलूं इसी सवाल में नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, आंसर क्या होगा आपका F1 minus F2। उस केस में आंसर F2 माइनस F1, F2 minus F1। केस में आंसर F2 माइनस F1 हो जाएगा। समझ में आई बात। यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए एक ब्लॉक है, उसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं mg और t, और मैं आपसे बोलूं t अपवर्ड mg डाउनवर्ड, मैं बोलूं t टेंशन है रोप सी, नेट फोर्स अपवर्ड क्या बोला जाएगा आंसर टी माइनस एम जी। t माइनस mg, और मैं बोलूं आपसे नेट फोर्स डाउनवर्ड mg minus t। mg minus t। आप बोलोगे mg माइनस t। अभी ये बात सबको समझ में आ गई। yes sir। अमन अमय अमन त्रिपाठी, यस सर, यस भूलना नहीं ये बात, ठीक। इसी में एक लाइन और जोड़ देंगे हम लोग, क्या, न्यूटन्स लॉ, नेट फोर्स बराबर ma हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, किसी बॉडी के ऊपर लगने का नेट फोर्स कितना होता है, न्यूटन्स लॉ में यही तो होता है ना, नेट फोर्स बराबर Yes, sir। एक लाइन और ऐड कर देते हैं, जो है उसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे। बोलिए बोलिए। यस सर। भूलना मत इस बात को, ठीक, बार बार रिवाइज करना। चलो, तो ये सारी बातें यहाँ तक हो गई, एग्जाम्पल लिए। खास तौर से ये एंटी पैरेलल वाला केस थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, जब एंटी पैरेलल फोर्स होता है 2 तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। वेक्टर में हम अभी भी क्या लिखते हैं, वेक्टर में हम अभी क्या लिखते हैं, अगर यही वाला केस ले लें, मैं बोलूँगा नेट फोर्स, मैं बोलूँगा टी वेक्टर प्लस mg बोलूँगा या माइनस mg बोलूँगा, plus mg। टी वेक्टर प्लस mg। वेक्टर बोला जाएगा, ठीक। नेट फोर्स ऑन द बॉडी, टू नेट फोर्स मतलब ऐड करने की बात हो रही, नेट फोर्स अपवर्ड की बात होगी तो t माइनस mg बोला जाएगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड की बात होगी तो mg माइनस t बोला जाएगा, सिर्फ नेट फोर्स की बात होगी तो t प्लस टी वेक्टर प्लस mg वेक्टर बोल दिया जाएगा, ठीक है।
बोलो। yes sir, Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अभी एग्जाम्पल क्या, हाँ चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। मान लिया दो फोर्सेस हैं ए और बी, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक, या दो फोर्सेस मान लेते हैं या दो वेक्टर मान लेते हैं, कुछ भी दो वेक्टर्स होंगे, सच दैट ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर के बराबर है, लेट अस कॉल इट ए। क्या दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं? yes sir, ठीक, Yes, sir. तो क्या ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बोल सकते हैं हम लोग? क्या इसमें वीकनेस? No, sir. हाँ तो डायरेक्शन अलग है। बिल्कुल, ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है, रॉन्ग है। उनके मैग्नीट्यूड बराबर है, हम जब वेक्टर लगा देंगे ऊपर एरो लगा देंगे तो बात अलग बन जाएगी, फिर उसमें उसमें डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना दोनों की। क्या हम लोग ए बराबर बी बोल सकते हैं? Yes, sir. yes sir, ये सब करेक्ट है, ये भी Yes, करेक्ट। sir. और उनके बीच में ये वाला एंगल है थीटा, ठीक, तो उनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। बताइए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फटाफट बताओ। Under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Plus 2ab cos. किसके बराबर हो जाएगा? क्या 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 बोला, क्या बोला? Under root a square plus b square plus 2ab cos theta. हाँ, और कोई आंसर किसी के पास है? sir 2a cos theta by 2, वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स का एक बार, उसमें क्वेश्चन करवाया हुआ है ये। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाई हुई है उसके नोट देखो क्या है, उसमें क्वेश्चन करवाया हुआ है ना ये। एक इक्विलेट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये एक्सटीरियर एंगल थीटा लिया हो, एक आइसोसेलेस, अभी इसका प्रूफ भी कर देंगे, चिंता मत करो। एक yes sir, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो थीटा, तो थर्ड साइड बराबर होती है 2a cos थीटा बाई 2, और अगर इंटीरियर एंगल दे रखा हो थीटा तो थर्ड sir 2a sin theta by 2, 2a sin थीटा बाई 2। अभी बहुत सारे तरीके उसको प्रूव करने के हैं। एक तो जो फॉर्मूला हमारा है वो ये कि c बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, b भी तो a के बराबर है, बोलो। सॉरी Yes, cos sir. थीटा होगा, b भी तो a के बराबर था, वैल्यू पुट कर देते हैं, a बराबर b बोल देते हैं, ये कितना आ गया? cos थीटा आ गया, इसमें अंडर रूट पुट कर देते हैं, कितना आ गया ये? 2a square कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 plus cos theta होता है अंडर 2 रूट, cos square theta by 2, एंड व्हाट इज 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos square theta by 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज ए स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, बताया है मैंने पहले भी, आपके नोट्स में है। 1 प्लस कॉस थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रखते हैं, बोलो बोलो, yes sir, Yes, sir. ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा को, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पहले भी बात हो चुकी है इसके बारे में, वो याद होना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ मतलब जो नोट्स होने चाहिए उनके सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, रिजल्ट भी याद होने चाहिए, क्योंकि जब जब आपको वो याद रहेंगे तभी कहीं आपको स्ट्राइक भी करेंगे, अच्छा ये होता है, याद ही नहीं रहेगा तो कैसे स्ट्राइक करेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2,
ठीक है, बोलो। अब 2 भी 2 बार है, a स्क्वायर है cos स्क्वायर, कितना आ गया ये 2a cos थीटा बाई 2 आ गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2 के बराबर होगा अगर दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, बोलो, है ना? यस सर। ठीक है, उधर इसका मतलब अगर डेरिवेशन ही करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिंपल तरीका भी था हमारे पास। क्या वेक्टर छोड़िए, वेक्टर इज नथिंग बट ज्योमेट्री, वेक्टर इज नथिंग बट ज्योमेट्री, है ना? ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालनी है हमें, और कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। ये वाला एंगल कौन सा होगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना? बोलो। यस सर। और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? c बाई 2 हो जाएगी। c/2। ये वाली साइड a के बराबर, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में क्या cos थीटा बाई 2 c/2a के बराबर है या नहीं है? बोलो। बेस अपॉन हाइपोटेनस ही तो है ना? बोलो। यस यस सर। सर। c बराबर 2a cos थीटा बाई 2 आ गया। ये वाला रिजल्ट याद रखना है, ठीक? ये वाला रिजल्ट याद रखना है, उसको बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? सर रिजल्टेंट थीटा बाई 2 एंगल बनाएगा। रिजल्टेंट वो आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो रिजल्टेंट होगा ये कितना एंगल हो जाएगा? ये थीटा बाई 2 एंगल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। इस वाले रिजल्ट को क्या करना है? याद करके रखना है ठीक तरीके से, क्योंकि इसका एप्लीकेशन कई बार होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स में आएगा, फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? बोलो। ठीक है, Yes, sir. यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए इसी यस सर। फॉर्मूले के ऊपर एग्जांपल, मान लिया जाए एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हो, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो, F और F, ठीक? तो इनका नेट फोर्स कितना, कब, कितने 90 डिग्री एंगल पे, तो उनका नेट कितना होगा? सर हाँ, तो रूट अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बोलते हैं, ये भी सही है, बोलो। सर रूट 2 यस है। सर। ये भी सही है ना? बोलो, सही है कि नहीं है, बताओ, यस सर। है ना? कितना हो जाएगा ये? तो रूट सर रूट 2 है। याद रखने वाली बात है, अगर 2 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट √2f हो जाएगा। या लगा दें फॉर्मूला, कौन सा? नेट फोर्स बराबर 2f cos 90/2, है या नहीं है? व्हाट इज cos 90 इक्वल टू? 0। cos 90/2 इक्वल टू 45, cos 1 बाय 45 रूट 2। 1/√2 कितना आ गया? √2f आ गया ना? बोलो, बोलो, है ना? यस सर। 2 फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, F और F, ठीक? इनके बीच में एंगल, कौन सा एंगल लेंगे इनके बीच में? ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे? सर एक्सटीरियर। सर एक्सटीरियर वाला। ठीक है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, या तो लगा दें अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60, बोलो, बोलो, यस सर। है? यस सर। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय 2। 1/2, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना आ गया? √3f आ गया। तो अगर उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट √3f हो जाएगा, बोलो,
है ना, और नेट फोर्स यहाँ Yes, sir. के बराबर 2f cos 60/2 के बराबर। cos 60/2 is cos 30, cos 30 is √3/2। बोलो बोलो। Yes, sir. तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू f√3। ठीक, समझ में आ रही बात, है ना? Yes, sir. आज हमने क्वेश्चन किया था एक रेगुलर हेक्सागन का, याद है? Yes, sir. Yes, sir. ये साइड A, तो ये साइड कितनी होगी? Sir, हाँ, 2a cos theta by 2. A√3 होगी ना? कहाँ तुम लोग याद है? यही होगी ना, Yes, sir. है ना? तो बेसिकली ये ट्रायंगल बन रहा है, इनके बीच में कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है, 60 डिग्री वाला एंगल है। तो कितना होगा रिजल्टेंट का? ज्योमेट्री की, भाई ज्योमेट्री की पूरी बात है यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं है। लास्ट एग्जांपल, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर 120 डिग्री है, तो कौन सा वाला एंगल होना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड ये है, एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल की थर्ड साइड कितनी बड़ी बनेगी बताओ तो फटाफट। सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा फटाफट बताओ। सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Sir, a equilateral triangle बनेगा। बिल्कुल ए के बराबर हो जाएगा। ये क्या बन गया भाई? ये 120 डिग्री एंगल, तो ये 60 डिग्री एंगल, इन दोनों की साइड बराबर है, तो ये दो एंगल भी 60 डिग्री होंगे। बोलो कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। या तो छोड़ो, फॉर्मूला लगाओ कौन सा? a² + a² + 2a² cos 120 डिग्री cos 120 डिग्री इज, याद रखना बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, -1/2। -1 तो कितना आ गया ये? a² + a² -a² आ गया, कितना आ गया ये? a के बराबर आ गया ना? बोलो बोलो। Yes, sir. c बराबर 2a cos 120 डिवाइड बाई 2, और cos 120 डिवाइड बाई 2 इज cos 60। cos 60 इज 1/2। कितना आ गया ये? a के बराबर ही आ गया। तो ध्यान देना है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री एंगल पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी उसी वेक्टर के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। समझ में आ रही बात? ये बोलिए, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है। Yes. आज जो भी पढ़ा है उसको ठीक से पढ़ लेना, सारी बातें रिवाइज कर लेना। बहुत सारी बातें प्रीवियस वाली भी आ गई यहाँ पर, उनका भी रिवीजन चाहिए। ठीक, एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना। जो भी जितना सोचना है आज की क्लास में सोच लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर देंगे स्टार्टिंग में, तो आगे दिक्कत बहुत सारी चीज़ों में नहीं आएगी।